जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मणिपुर के मैतेई और कुकी समाज को लेकर जो मेरी पहली वीडियो आई थी, उसको आप सभी का जो प्यार मिला उसके लिए आप सभी का आभार। एक बार फिर मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज जो दुर्दशा मैतेई समाज की हो रही है, वही अगले 1-1.5 दशक में उत्तराखंड के लोगों की और सुदूर पश्चिम और कर्णाली जो नेपाल के प्रांत हैं, वहां के लोगों की भी होने वाली है। जी हां, यह मेरा आकलन है। हो सकता है आप लोग असहमत हो, पर मेरा आकलन है, वही आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब वैसे मैं हिमालय के अलावा देश भर के कई मुद्दों पर बोलने लग गया हूं, आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बड़े मुद्दों पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने आना चाहिए। इसलिए मैं दूसरे मुद्दों पर भी बीच बीच में यह वीडियो दे देता हूं। तो अब बात करते हैं मणिपुर, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल की। आज मैतेई समाज अपनी ही भूमि में भूमिहीन होने की हालत में की ओर बढ़ रहा है। अब आप देखिए कैसे 1947 में देश आजाद हुआ और उसके कुछ समय बाद मणिपुर का जो स्टेट था, एक जो रियासत थी, उसका भारत में विलय हुआ। उससे पहले उस पूरे क्षेत्र के मालिक कौन थे? मैतेई लोग थे। और मैतेई लोग यानी उनका राजा मैतेई था और उस राजा ने भारत के जो संविधान का उसको माना, भारत के राज्य को माना और विलय कर दिया। और यही इच्छा हो रही होगी उनकी, यह सोचता है कि मेरी जो प्रजा है वो भारत में खुशहाल रहेगी। उस प्रजा में दोनों थे, मैतेई भी थे और कुकी भी थे। लेकिन अब स्वतंत्र भारत में क्या हुआ? मैतेई समाज के पास सिर्फ 10% जमीन है और जो कुकीज बाद में आए, लगभग 100-200 साल पहले ही आए, उन लोगों के पास 90% भूमि चली गई। और कानून ऐसा बना दिया कि उनको तो कुकी या नगाज को दे दिया एसटी का दर्जा, और एसटी की जमीन को कोई दूसरा खरीद नहीं सकता। और उसमें जबकि ये दोनों लोग, कुकी और नागा, मैतेई की जमीन खरीद सकते हैं और उनकी जमीन एक बार बिक गई तो फिर उसको एसटी ही खरीदेगा, मैतेई नहीं खरीद सकेंगे। यानी अपनी ही भूमि में मैतेई क्या हो गए? दरबदर हो रहे कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है 57% कहते हैं, कोई 63 कहते हैं, कोई 67 तक कहते हैं, जो भी, लेकिन आधे से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मैतेइयों की। यानी 50% से ऊपर है वो लोग। 57% भी हम मान ले तो कितना है? 57% में उनके लिए भूमि रह गई मात्र 10%। और जो कह के मैतेई जो समाज के अलावा जो कुकीज एंड कौन है? नगा, उनके पास है 90% और पूरे पहाड़ों के मालिक वो बन गए। ये अजीब सी संविधान की विडंबना नहीं है। अब उत्तराखंड में देखिए क्या होने वाला है। उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, यहां तक कि पंजाब के लोगों ने वहां जंगल के जंगल पूरे खरीद लिए। हालांकि उसको बेचने में हमारे ही लोग शामिल हैं, यानी उत्तराखंड के ही लोग शामिल हैं उसमें। दिल्ली में बैठे, बंबई में बैठे, चंडीगढ़ में बैठे या लखनऊ में बैठे या बड़े शहरों में बैठे, उत्तराखंड के दलाल किस्म के लोग वहां के अब फ्लैट बना रहे, प्रॉपर्टी बेच रहे और प्रॉपर्टी डीलर बन गए। वो दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सीख के वहां चले गए। अब वहां पे क्या हो रहा है देखिए, पहाड़ की पॉपुलेशन तो नीचे हो रही है और वहां पे जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो लगातार जमीन खरीद रहे और पूरे पहाड़ के पहाड़। अब धीरे धीरे क्या होगा कि वे अपने हिसाब से वहां लोगों को बसाएंगे, दूसरे लोग बसेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। पहाड़ के लोग पहले ही बाहर जा रहे हैं और धीरे धीरे सीएम भी उनका होगा, सब कुछ उनका होगा। वहां पे ऐसा कोई रूल भी नहीं है। कम से कम मैतेइयों के पास अभी पॉलिटिकल पावर तो है, उत्तराखंड में ऐसा भी नहीं है। और अगली जो ये वो होने वाली है, जो डिलिमिटेशन होने वाले विधानसभा की, उससे मैक्सिमम सीटें तो अब हरिद्वार और इसमें उधम सिंह नगर की तरफ चली जाएंगी, मैदानों की तरफ, और उसमें कोई भी सीएम चुन लेंगे वो लोग। अभी कई लोग जो नॉन पहाड़ी हैं वहां पे विधायक बना के घूम रहे हैं, कई तरह के लोग। वही हालात अब सुदूर पश्चिम की है। सुदूर पश्चिम में क्या है? नेपाल में भी वही बीमारी चलेगी भारत की, जो एक तो सेकुलरिज्म टाइप की बीमारी और दूसरा यही एसटी वाला। वहां पे भी जो खस की जो माना गया आर्य खस, उसमें बाहुन यानी ब्राह्मण
क्षेत्री और ठकुरी। इन तीनों को किसी भी आदिवासी इलाके में जमीन खरीदने का हक नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को वहां पे जो एसटी मान लिया गया है, पहाड़ों की बात कर रहा हूं मैं, नेपाल के, वो लोग कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो दूसरे लोग हैं वो इनके इलाके में जमीन खरीद रहे, और इन सब के पीछे चर्च भी खड़ा है, जैसे कुकी के पीछे चर्च भी खड़ा है। और कन्वर्जन हो ही रहा है नेपाल में। ऑलरेडी एक वीडियो में यहाँ रिकॉर्ड है पे है कि लगभग 10% लोग वहां पे क्रिश्चियन बन चुके हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी तो है जैसे कुकीज के साथ, वैसी है। अब धीरे धीरे वो जो सबसे ज्यादा गरीबी पश्चिमी नेपाल में ही है, इन दो प्रांतों में। अब वो गरीब लोग कन्वर्ट भी होंगे और उनकी जमीन से भी हाथ धोएंगे, और दूसरे लोग जब यहां बढ़ेंगे तो ये अपनी ही भूमि पे मैतेई जैसे हो जाएंगे। यही हालत उत्तराखंड की होगी और यही पश्चिमी नेपाल की। और धीरे धीरे फिर ये लोग कहां जाएंगे कुछ पता नहीं है। अगले, ये समझ लिया, अगले 1-1.5 दशक में बुरी तरह से वहां डेमोग्राफिक चेंज होने वाला है। मैतेई तो कम से कम लड़ाकू लोग हैं। लड़ाकू मतलब संघर्षशील लोग, संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं, धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसमें हिमाचल के लोग बड़े भाग्यशाली थे। हिमाचल के लोग भाग्यशाली संदर्भ में मैं कहूंगा कि वहां के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत परमार, उन्होंने ऐसा कानून पहले ही दिन बना दिया था कि वहां की भूमि बच गई। वो एक बार कहते हैं कि वो जब शिमला से गए थे कुल्लू मनाली की तरफ, तो शुरू की बात है जब वो सीएम बने थे, तो ये कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि होटल किसका है, ये होटल किसका, सब पूछा तो एक भी वो किस पता चला हिमाचली का नहीं है। उन्होंने कहा ये ऐसे में तो हमारे लोग कल भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे पास लोगों का बचेगा क्या, जमीन नहीं रहेगी। बाद में तो खैर वहां और भी लोग, सेब लगे, बागान, कई चीजें हुई, उनकी समृद्धि आई। और वहां एक भाग्यशाली, मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि उनके नीचे, जो हिमाचल के नीचे पंजाब था, हरियाणा, समृद्धि थी, समृद्ध लोग गए और समृद्धि वहां ले गए। समृद्धि जो आदमी जैसा होता वही अपने समाज को देता है। अच्छा होगा, बढ़िया होगा, अच्छा ही देगा। अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तराखंड की जो ये जो बेल्ट है नीचे वाली, बुंदेल, ये जो पूरा रुहेलखंड और ये सहारनपुर से लेकर के, इसमें कैसे लोग जा रहे हैं वहां पे, वो मजारे बना रहे, मस्जिदें बना रहे, चोर जो है, पूरा अपराध ये लोग कर रहे हैं। और वहां की जो सरकारें हैं वो आंख मूंदे बैठी। आप लोगों ने कुछ दिनों देखा होगा कि कैसे मजारों को वहां अवैध नजारे बनाई गई थी, और जो तोड़ी गया पता नहीं, अब तोड़ रहे नहीं तोड़े हम नहीं जानते, लेकिन एक ड्रामा इन्होंने कुछ किया भी था। तो ये समाज वहां जा रहा है जो वहां की जमीन को इस तरीके हड़प रहा है। और यदि आपको उदाहरण देखना है, आप सोच रहे हैं कि कैसी जमीन है, तो आप कोटद्वार चली जाए। कोटद्वार से आगे दुगड्डा है, दुगड्डा में आप किसी को भी पूछ लीजिए कि जो चंद्रशेखर आजाद यहां आए थे और कहां पे उन्होंने अपने साथियों को हथियार चलाना सिखाया था, उसी इलाके में कहते हैं कि बहुत बड़ी बस्ती बस गई है जंगल में। और ये सब नजीबाद बिजनौर के इलाके के लोग हैं, पूरी जमीन में कब्जा किया। कोई उत्तराखंड के नेता की औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि उसको उनको हटा सके। लेकिन ऐसे बहुत जगह हो रहा है। रोहिंग्या बस गए हैं, आए दिन वीडियो आती है, अल्मोड़ा में बस गई है बहुत बड़ी बस्ती, लेकिन कोई नहीं। ऐसे करके क्या होगा कि उत्तराखंड में तो जमीन पूरी इस तरीके से हड़प ली जाएगी, और उत्तराखंड के लोग दिल्ली में या महानगरों में बस डांस करेंगे, रील्स बनाएंगे, और या अपनी संस्था बना के चंदा उगाएंगे, और बस एक दूसरे को ढोल बजा के सम्मानित करेंगे, और संस्कृति बचाने के नाम पर सिर्फ गीत गाने गाएंगे। मैतेई समाज कैसे करता रहा, लड़ा भिड़ा, और जो भी उसने एसटी का दर्जा तो पा लिया, अदालत के आदेश में अभी तक देर से देर लागू होगा ही, मुझे मेरा ही मानना है, होना ये, क्योंकि वो पहले भी आदिवासी ही माने गए थे। तो क्या उत्तराखंड और नेपाल के लोग, पश्चिमी नेपाल के लोग इस बारे में सोच रहे हैं? जरा अवश्य सोचिएगा कि अगले कुछ समय में उन लोगों की भी हालत मैतेई समाज की तरह होने वाली है। यदि ताकत होती उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये कभी भी ऐसा दंतहीन कानून बना लेते कानून को, लेकिन नहीं, क्योंकि दिल्ली से फोन गया था और उन्होंने ये कानून ऐसा बना दिया। वैसे मैं ऐसे पॉलिटिकल बातें नहीं कहूंगा इस पे, मेरा दूसरा चैनल है जो संपादकीय न्यूज, उसमें पूरे विस्तार से मैं इस पे ला रहा हूं एक वीडियो, पूरा नाम बताऊंगा कौन से क्या क्या क्या। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये जो जमीन थी वहां की, वो किस तरीके से दूसरे हाथों में जा रही है। उत्तराखंड में जमीन खरीदने के या बसने का विरोध मिले, क्योंकि हम लोग भी बाहर बसे हैं। हमारे यही कॉन्सेप्ट है
कि आप देहरादून बसिए, हरिद्वार बसिए, रुड़की बसिए, कोटद्वार बसिए, उधम सिंह नगर बसिए, हल्द्वानी बसिए, टनकपुर बसिए, कहीं बसिए, कोई किसी को ऐतराज नहीं है। सिर्फ जो हिमालय के इंटीरियर इलाके हैं और गांव की जमीन, उसको तो बख्श दीजिए। देश की राजधानी दिल्ली है और यहां पे भी तो लाल डोरा था। लाल डोरा क्यों था कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा मानी गई है कि जो इस किसी गांव की सीमा थी, उस गांव के भीतर के लोगों को उनके जनजीवन जैसा भी वो जीते थे या अपने हिसाब से वो कारखाना लगाया, कुछ भी लगाया, जो व्यवस्था करे, उनको छूट दी। लाल डोरा सिस्टम दिल्ली में रहा है। तो उन गांवों की वो जमीन जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, यदि गांव ही नहीं रहेंगे, यदि वो पूरी जल जंगल जमीन सब खत्म हो जाएगी, तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और उससे गंगा यमुना भी सरस्वती हो जाएगी। और फिर जो मैदानी क्षेत्रों में जो आप खेती लहलाते हैं, वे भी रेगिस्तान में हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमारा विरोध है। और संस्कृति भी खत्म होगी। एक पूरी संस्कृति खत्म होने का मतलब ये है, एक वो सभ्यता जिस पे आज भी नाज है लोगों को कि कम से कम उत्तराखंड के लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कर्मठ हैं, देशभक्त हैं, सब कुछ है, वो पूरी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। तो ये भारत सरकार को भी सोचना होगा। और उत्तराखंड की सरकारें तो पता नहीं सोचती, क्योंकि वहां पे कौन लोग आ गए, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यह संकट जो मैतेइयों पे है, ये सोचने की बात है कि आने वाले समय में उत्तराखंड और नेपाल, पश्चिमी नेपाल के लोगों पर भी आने वाली है। इसलिए इन लोगों को सोचना होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनको किस तरीके से सतर्क होना होगा। तो यह वीडियो उन लोगों को सचेत करने के लिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। कमेंट अवश्य कीजिएगा, हो सकता है असहमत हो इससे, तो वो तर्क के साथ अवश्य लिखिएगा। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।